राजस्थान का पश्चिमी जिला कह लीजिए, थार जिला कह लीजिए या फिर सरहद के नजदीक का जिला कह लीजिए बाड़मेर, जहां कुछ चुनौतियां यहाँ पर पर्यावरण से जुड़ी है, वातावरण से जुड़ी है, तो वहीं कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनका सामना आम जन हर दिन कर रहे हैं। क्योंकि ये चुनौतियां कोई ऐसी नहीं है जो पर्यावरण से दी गई है, बल्कि मानव जनित ही आप इन्हें कह सकते हैं। कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो यहाँ पर फैली है, कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसकी वजह से कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं। बात करेंगे आज हम नशे को लेकर के, नशा किस तरीके से बढ़ रहा है युवाओं में, दूसरा आत्महत्या को लेकर और साइबर क्राइम को लेकर। और इन्हीं सब को लेकर के बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बाड़मेर जिले के पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी तरफ से भी आपको, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर तरफ से खटम टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने बाड़मेर जिले में एक नई पहल की जो लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके लिए मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, बाड़मेर में आपका तीसरा कार्यकाल हम कह सकते हैं। यहाँ पर पहले भी 2 बार आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं और तब से अब तक का जो सफर है जरूर परिवर्तन वाला रहा है। पिछले 8 से 10 साल पहले आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे थे अपने एडिशनल एसपी के तौर पर, उसके बाद आज आप एसपी के तौर पर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कितना परिवर्तन आप बाड़मेर में देख रहे हैं? वर्ष 2012-13 से अभी 23-24 में काफी बाड़मेर जिला एक, जैसे कहते हैं कि विकसित हो रहा है, अग्रसर की ओर हो रहा है। जैसे जैसे इस जिले में रिफाइनरी आए, उद्योग धंधे आए, लोगों का आर्थिक पक्ष भी लोगों का मजबूत हुआ। और जो देश में और भी जो चीज, जो नई पीढ़ी जिस तरह के देख के, महानगरों को देख के उस तरफ बाड़मेर की जनता अग्रसर हो रही है। बाड़मेर का आपके साथ एक अलग कनेक्शन ही कह लीजिए, वरना तीसरी बार यहाँ सेवाएं देना। हालांकि कई लोग जो पहले सरकारी नौकरी जिनकी यहाँ लगती थी वो बोलते थे काले पानी की सजा, पर ये बाड़मेर अब ब्लैक गोल्ड होता जा रहा है। हाँ नहीं, ये बात सही है कि जब मेरा जहाँ से निवास है बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है, शाजापुर बॉर्डर, हाँ। जहाँ से शुरू होता है। हमारी तरफ यही कहते थे, जो भी कोई नौकरी में जाता था, नौकरी करनी है तो आपको बाड़मेर दिखा दूंगा। बाड़मेर वो नहीं रहा, बदल रहा है। यहाँ की जनता भी काफी समझदार है। और मैं कह रहा हूँ, जो अपने राज्य को कितना राजस्व बाड़मेर जिले से दिया जा रहा है, राजस्थान सरकार और भारत सरकार को, जब से अपने जो रिफाइनरी शुरू हुई है 2009 से, तो बाड़मेर जिले द्वारा राजस्व में भी मतलब पूरे भारत में अग्रणी है। इतना राजस्व राजस्थान सरकार और भारत सरकार को दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, आपके लेकर के कहा जाता है कि जो बाड़मेर में आपकी एक्टिवनेस है ना, इसकी हर कोई सराहना कर रहा है। कई जो हमारे मीडिया कर्मी जो फील्ड में पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि सर 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं, पता नहीं चलता कब रात को 2 बजे एक बार फिर से वो निकल जाए। नहीं, हमारे जो अपने राज्य सरकार की भी ये मंशा है, डीजी साहब की और आईजी साहब की। मतलब पुलिस का मेन काम है लोगों के जीवन में संपत्ति की सुरक्षा करना। फिर भी जैसे बाड़मेर शहर तेजी से विकसित हो रहा है, उसी हिसाब से यहाँ अपराध के तरीके भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें तुरंत कार्रवाई करने, पहले इस तरह के अपराध नहीं होते, अब तुरंत ही अपराध होता है। कोई कैसे, जैसे कोई बैठे हैं अपहरण कर लिया और घटना होती है, संगीन अपराध अब यहाँ शुरू होने लगे। तो उसी हिसाब से पुलिस को भी मुस्तैद होकर कार्य करना होगा। क्या क्या चुनौतियां आप बाड़मेर के समक्ष देखते हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन जहाँ एक्टिव है वहीं तमाम तरीके की चुनौतियां भी हैं। हाँ, ये चुनौतियां जैसे जैसे यहाँ जो बाहर की कंपनियां जैसे काम पे आने लगी, तो यहाँ पहले कोई हार्डकोर टाइप के बदमाश थे, वो थे जो कंपनियों के कामों में जैसे रुकावट होना, या जैसे कोई इस तरह की, यहाँ एक प्रचलन है, जैसे कोई कंपनी काम कर ली तो कैसा मेरे को ही काम दो, इस तरह की चुनौतियां। उसका चुनौतियां हम पुलिस और प्रशासन बिल्कुल इस तरह के जब भी आती तो उनके खिलाफ विधि में जो नियम है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर, अब हमारे विषय पर अब हम आते हैं, विषयांतर के बाद। अब आपसे मैं जानना भी चाहूंगी, समझना भी चाहूंगी कि बाड़मेर में आए दिन हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं, आपके द्वारा भी कई अभियान चलाकर नशे पर रोक लगाने को लेकर के प्रयास किए जाते हैं, पर क्या सरहदी जिला होने की वजह से यह नशा इतना बढ़ रहा है, पनप रहा है? क्या वजह इसको लेकर? नहीं, ये सरहदी जिला नहीं है। यहाँ से पहले यह जो पश्चिमी राजस्थान, अपने बाड़मेर, जालोर, सिरोही कहते हो, यहाँ एक पहले रियाण जो अपन बोलते हैं, पहले ही नशे का प्रचलन था, जो आज भी है। अपन जन्म में, मरण में, हर तरह में रिहान का जो होता है वो करते हैं। तो वो था, वो धीरे धीरे जैसे डोडा और अफीम का नशा करके वर्तमान में एक एमडी का नशा जो चल रहा है, जो नवयुग पीढ़ी में जो बढ़ रहा है, वो सबसे ज्यादा एमडी का नशा बढ़ रहा है। जो नवयुग, मैं इसको ये कहूंगा कि जो नवयुग पीढ़ी है जो नशा कर रही है, एक तो उसमें जिज्ञासा ये करके, भाई ये किस तरह का, मैं भी इसको टेस्ट कर लूं, एक ये दोस्तों के दबाव में, और एक ये नशा करके जैसे पहले महानगरों में था, बड़े बड़े में क्लबों में, इनमें था, जो अब ये छोटे छोटे मतलब दुकानों पे, पान की दुकान तक भी पहुंच गया है।
इस पे अपने देश को या राज्य को आगे बढ़ाना, तो ये जो नवयुवक पीढ़ी है इसको नशे से बचाना, मैं करूँ ये सबसे जरूरी मुद्दा है। इस पे बहुत मतलब पुलिस भी ध्यान दे रही है और सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। सर, इसको लेकर के आई थिंक आपके द्वारा ऑपरेशन चलाए गए अलग अलग, जिसमें मियाओ मियाओ भी काफी चर्चाओं में है, भोकाल एक अलग ऑपरेशन चलाया गया, तो ये नाम जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? मतलब ऑपरेशन म्याऊं म्याऊं तो एमडी का ही एक नाम है, जो एमडी जो नशा उसी का नाम है। हमने काफी कार्रवाई करी इस साल। हमने लगभग पिछले साल की तुलना में 80% एनडीपीएस में ज्यादा कार्रवाई की। हमने कहा कि जब तक अपने नशा अपने कार्रवाई कर रहे पर जो नशा का सेवन करने वाला है इस चैन को नहीं तोड़ेंगे तो नशे को रोकने का नहीं है। तो हमने जो अभी ऑपरेशन म्याऊं म्याऊं जो 12/9 से 2024 से 25/9/2024 तक चलाया, तो इसमें हमने जो नशा करने वाले लोग थे कम से कम 500 लोगों को हमने नशा करने वाले को पकड़ा। उसको हमने भाई नशा क्यों कर रहा, तो जो यही बात आई कि साहब मेरी जिज्ञासा है, दोस्तों दबाव में मेरी एक आदत होगी और वो कैसे भी करके नशा करेंगे इस तरह की आदत हो गई। तो हमने उनको उनके खिलाफ उनको बंद कार्रवाई भी की और इससे हमें कई जैसे अपराध, काफी बड़ी चोरियां या घरों में चोरियां जो घर वाले दबाव में परिवार में नहीं करते, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, इस तरह की भी रिपोर्ट मतलब सूचना दी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो नशा, जो सूखा नशा जिसे कह सकते हैं, ये एमडी का, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नशा मतलब दोस्तों का दबाव या फिर किसकी इजी उपलब्धता? मतलब नशा का जो मेन कारण मैं समझता हूँ जो अपनी नवयुवक पीढ़ी है, एक तो जिज्ञासा, भाई किस तरह का नशा होता हम उसको टेस्ट कर ले। एक दोस्तों के दबाव में भाई वो देखता कि मेरा दोस्त देख किस तरह पार्टी कर रहा है, उस नशा करने में 3 से 6 घंटे तक वो परम आनंद की स्थिति में होता है। परम आनंद वो सोचता है कि दुनिया का मैंने सारे सुख प्राप्त कर लिए। तो दूसरा दोस्त देखता है कि वो अपने मेरा दोस्त देखो कैसे परम आनंद की स्थिति में उसमें बैठ कर। एक जेनेटिक होता है जिसके परिवार में जैसे कोई नशा ही जो करता है, नशा नहीं करता तो दुनियादारी ये नहीं रहता। इस हिसाब से जो होता है, ये जो बिल्कुल ये जो जा रहा है, इसके जो मैं सभी लोगों से मेरा ये रहेगा, जनता से भी, जो इस तरह के जो अपने नवयुवक है भाई, जैसे बिल्कुल ये अकेला रह रहा है, कभी तो बिल्कुल खुशी अच्छी बात कर रहा है, फिर क्षण भंगुर में ही ये बिल्कुल ही उल्टी बात करना, तो उस पर ध्यान रखना है। ये नशा इसलिए नवयुवक पीढ़ी में ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस पर नवयुवक जो हमारे जो नवयुवक है जिले के, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। और नशा करने से पहले मेरा तो ये नहीं होगा कि नशा करने से पहले उस नशा की जो बुराइयां है भाई, ये बुराई होगी, परिवार बर्बाद, उसके बारे में उसको समझाइश करना। ये नहीं कि नशा की एडिट होने के बाद उसका नशा छुड़ाने की अपन जो प्रयास करें, नशे की जो बुराई है उसको भी पहले समझाइश की जाए। मतलब इसका इम्पैक्ट किस तरीके से युवाओं को खोखला कर रहा है, परिवारों को कैसे खोखला कर रहा है? मतलब ये खोखला ये कर रहा है कि जैसे ही दोस्तों की आड़ में दबाव में ये नशा कर लेता है, वो नशा जो एमडी का जो नशा होता है वो 3 से 6 घंटे तक होता है। 3 से 6 घंटे में जितनी तेजी से वो आसमान पे चढ़ता है, उस समय वो कहता है कि मैं परम आनंद, दुनिया के जितने भी सुख है मैंने जितने भी प्राप्त कर लिए। जैसे डिस्को बार डांस में जाएगा, वो नशा करेगा तो वो 12 से जब तक डांस बार चलेगा जब तक मैं नाचता ही रहूं। पर जितनी नवयुवक जितनी तेजी से उस नशे में ऊपर चढ़ता उतनी तेजी से नीचे गिरता है। इसलिए मेरा ये सभी नवयुवक से है कि इस नशे से बिल्कुल दूर रहे। ये नशा जो बता रहे हैं एमडी का, कोई इंजेक्शन से भी लेते हैं, कैप्सूल की दुकान से भी होता है, पाउडर के रूप में पानी में या शराब में भी सेवन कर लेते हैं, और जो पान की जो दुकानें गुटखा है उसमें मिला के भी इसका सेवन कर रहे हैं। तो पुलिस द्वारा कार्रवाई बहुत की जा रही है। एक नंबर भी दिए गए, काफी हमने जब व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, 2 नंबर दिए हैं, मेरे खुद के दिए कंट्रोल रूम के, तो हमें डेली कोई सूचना मिल रही है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये भी आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आपने इतने सारे मामले देखे हैं, कई युवा हैं जिनको आपने इस नशे की लत से बाहर निकालने का प्रयास भी किया है, तो कोई ऐसा परिवार जो आपके मानस पटल पर आज भी वो छवि छोड़कर गया हो कि कैसे एक परिवार अच्छा खासा पूरा आज बिगड़ चुका है, बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है? नहीं, मेरे तो शाम के टाइम पे एक घटना हुई, रात को 12 बजे के हिसाब सिंदरी चौर पे रोड पे एक अपहरण कर लिया गया युवक का। हमने तुरंत नाकाबंदी कराई। उसको जब हमने पता लगा उसको बायतू पकड़ा कि साहब वो तो उसको अपहरण नहीं करके लेके उसके परिवार उसको नशा मुक्ति शिविर में भेज रहे हैं। उसको लेके आया, वो लड़का ऐसा आया, तो ये देख के जो पूरा परिवार, जैसे मैं तो कह रहा हूँ परिवार को खुल के सामने आना चाहिए पीढ़ी को बताने के लिए। जो परिवार शुरू में ध्यान नहीं देता कि अपने जो नवयुवक बेटा है, मतलब कोई मैं ही हूँ, उसको बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो उसको बिल्कुल खुल के सामने आना चाहिए। उसकी जो भी हरकत जिस तरह कर रहा है, अलग रह रहा है, कैसे रह रहा है, चोरियां कर रहा है, उसको शुरू में नियंत्रण करना चाहिए। एक बार नशे की
गिरफ्त में आ गया तो वो फिर अपराध की उसी में शामिल हो जाएगा। यानी कि अगर एक बार आपने नशा करना शुरू किया तो जैसे कहते हैं ना, एक हल्का सा चिंगारी से पूरी आग लग जाएगी, पूरे अपराध की दुनिया में भी वो आपका लाल या घर का कोई भी सदस्य कदम रख सकता वो कैसे भी करो, घर की चोरी करके करो या झूठ करके करो, ऐसे ऐसे कई चीज आती है। अभी ये घटना आपको जैसे यहाँ की बताऊं, अब नशा की है या कहें जैसे अपने यही बाड़मेर शहर की जी चोरी की वारदात हुई है बाड़मेर शहर में, इसी आपके पार्ट हाउस में। तो उसने उस लड़की ने ही चोरी की वारदात कराई है। वो लड़का पंजाब से बुलाई है, उसको पैसे दिया, उसको दिया, उसमें हम कार्रवाई, अभी जो लड़का था पंजाब उसको गिरफ्तार कर लिया, लड़की भी उसमें जल्दी गिरफ्तार होगी। उस लड़के को बाहर से बुलाती है और उससे कोई रुकवाती है और अपने परिवार की चोरी करवाती है और अपने परिवार को ही नशे में कुछ मिला देती है। इस तरह की भी जो नवयुक्त पीढ़ी है वारदात कर रही है। जैसे नवयुक्त पीढ़ी कुछ भी वारदात कर सकते हैं, अपराध करने के लिए घर वालों को कुछ मिला दे या घर वालों की चोरी कर ले जाए, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसको रोकने की क्या क्या प्रयास हो सकते हैं? इसका प्रशासन और पुलिस तो बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है कि इनके चैन तोड़ रहे हैं। जो भी बड़े बड़े जो इसमें नशाखोर के अपराधी, हम उसको पिट एनडीपीएस एक्ट में बंद कर रहे हैं और संपत्ति भी जब्त कर रहे हैं। हमने एक पिट एनडीपीएस में धोरी मन्ना का एक भैराराम है था, तो उसको भी हमने करके 1 साल निरुद्ध कर रहे हैं। पुलिस काफी उनको चिन्हित कर रही है। इस तरह के जो भी आदमी है उनकी हम संपत्ति जब्त कर रहे हैं और उनके खिलाफ पिट एनडीपीएस में भी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग इसमें मिलेगा तो क्या और बेहतर कार्यप्रणाली? बिल्कुल होगा। अभी राज्य सरकार द्वारा अपने बाड़मेर जिले में नशा मुक्ति शिविर का एक 25 बेडों का वो खोला, उससे एक यहाँ की जनता को फायदा होगा। जो भी कोई नशा करता तो उसको अपने यहाँ इलाज देके उसके प्रभाव वजह से अच्छा होगा तो वो हर आदमी को बताएगा, भाई नशा छोड़ देगा और समाज की मुख्य धारा में दोबारा पुनः शामिल होगा। सर, आपको क्या लगता है कि जो नशे का एक कारोबार है, इसका जाल कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? नहीं, नशा का कारोबार जालवाल इसमें बिल्कुल जो नवयुग है जाता है, बहुत जल्दी अमीर होना चाहता है। अपन जैसे अभी हमने कहा छत्तीसगढ़ से इधर साइड से भी डोडा पहुंचता आ रहा, काफी आ रहा, पहले से भी अपराध चल रहा था और काफी इसकी इनकी जो अपराधी इनकी जड़ें मजबूत कैसे भी करके यहाँ का, जैसे अभी हमने चोटन का पकड़ा, कितना बाहर सजा करके आया हुआ था। तो यहाँ के काफी इस पश्चिम राजस्थान के काफी तस्कर पहले से भी थे, अब और है, पर इनके खिलाफ खूब कार्रवाई की जा रही है। अभी अगर हम आपके जो पिछले कार्यकाल के दौरान या इसी कार्यकाल में जो कार्रवाई है इसको लेकर के की गई है, कितने आपने ऐसे अपराधियों को पकड़ा है, कोई आंकड़ा या कोई जानकारी आप रखना चाहें? नहीं, जैसे हमने आईजी साहब के निर्देशन में काफी कार्रवाई चल रही है जोधपुर साहब के, आपके कम से कम हमने अभी तक ये मतलब 161 प्रकरण अभी एनडीपीएस के अभी तक दर्ज कर दिए और उसमें कम से कम आप ये मानोगे तो 9 या 8 या 9 क्विंटल डोडा पहुंचता है, कोई 42 या 43 किलो अफीम है। काफी बड़ी मात्रा में कार्रवाई की जा रही है, बड़े बड़े ट्रक पकड़े, बड़े बड़ी कार्रवाई की जा रही है और पिट एनडीपीएस में भी हमने कर दिए और संपत्ति की भी बड़ी जल्दी कार्रवाई हो रही है। इस जिले में 5-6 जो बड़े तस्कर है उनके खिलाफ 68 में 1 या 2 महीने में बड़ी कार्रवाई होगी, एक बड़ी कार्रवाई होगी। और अभी हमने पिछले दिनों में भी एक कार्रवाई देखी थी जिसमें मतलब एक झोपड़ी बना रखी थी, उसके अंदर एक अच्छी खासी फैक्ट्री चल रही थी। हाँ, ये जो खारा का पास था या साचोर साइड के टाइप में था। यहाँ का मेन जो यहाँ का जो जिन्हें जमीन दी थी अर्जुन सिंह था, इसने कोई ये जो साचोर साइड का एक विश्नोई लड़का था तो वो अपनी फरारी काटने के लिए उसने बिल्कुल, मैं मौके पे देखा तो किसी को पता नहीं लगेगा, तो उसके दिमाग में वही एमडी की फैक्ट्री आइडिया आया कि वहां कोई देखता नहीं, वो करता फर्जी लाइट ले रखी थी। तुरंत ही इसका पता लग गया, उसका पुलिस भी और नार्कोटिक वो भी कर रही है, तुरंत ही इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। चलिए सर, इसको लेकर आपने एक विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, पुलिस विभाग से कांटेक्ट करना चाहे, अगर कोई किसी पे शक होता है या परिवार का कोई सदस्य है तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है? नहीं, इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि एक मेरे सोम के व्हाट्सएप नंबर है, एक व्हाट्सएप नंबर है पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के 87 645 और 04201, एक पुलिस नियंत्रण कक्ष के नंबर है 95 304 3800, एक डीएसटी प्रभारी के नंबर है 9460517498। इसमें तीनों व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी सूचना दिए, जो सूचना देने वाले का नाम बिल्कुल गोपनीय रखते हैं, किसी भी तरह की उसकी पहचान चिन्हित नहीं करते। तुरंत ये जो ऑपरेशन म्याऊ म्याऊ है, इसमें अच्छे लोगों ने सूचना दी और उनके खिलाफ पुलिस द्वारा तुरंत ही कार्रवाई की जा रही है। ऐसी देने से, कार्रवाई करने से सूचना देने वाले भी लोग काफी सूचना पुलिस को दे रहे हैं।
सर म्याऊं म्याऊं को लेकर वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है बच्चों को डराने के लिए ऐसे बोलते हैं नहीं, देखो वो ये एक एमडी का नशा उसी का ही नाम है, जो अलग अलग है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर द्वारा जो ऑपरेशन भोकाल धरकर पर जो जी। चल रहा है, श्रीमान के निर्देशन में चल रहा है कि जो बड़े बड़े ऑपरेशन भोकाल चल रहा है, जो भी बड़ी बड़ी कार्रवाई, उसमें एक छोटे मोटे कार्रवाई नहीं कि चोरी की 4-5 वारदात हो या बड़ी बड़ी कार्रवाई, एक टास्क दे रखा है जिले में, पूरे रेंज में दे रखा है, उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। चलिए सर, अब हमारे दूसरे विषय पर हम बात करते हैं। बाड़मेर में या कहें कि आसपास के क्षेत्रों में जो आत्महत्याओं के जो आजकल मामले हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, इसका आपको प्रमुख कारण क्या लगता है कि क्या वजह है कि आज कम एज में भी इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं? इसमें मैं तो इनकी जो नवयुवक को जो सहनशीलता है, मैं काफी समझा, वास्तव में काफी वारदात हुई, और अपन एक क्षण भंगुर के, जैसे मैं इसी का उदाहरण एक पुलिस का ही दूंगा आपको, बहुत जी। अच्छा उदाहरण है। रात्रि को मैं गश्त में कर रहा था, तो एक हमारा ड्राइवर था, वो मेरे जैसे क्यूआरटी टीम साथ जाती है, तो उसको वो पारिवारिक परेशानी होकर वो ड्राइवरों को और इनको मेरे को उतरते कह रहा, साहब ये ड्राइवर कह रहा साहब मैं तो आत्महत्या करूंगा। तो मैंने उसको तुरंत, मेरे को पता लगा, मैंने समझाइश की, परिवार को बुलाया और हमने रोका। ये जो छोटी छोटी घटनाएं जो यहाँ हो रही है, जैसे एक समाज की है, किसी की सगाई हो गई, और जैसे यहाँ है पूरी जो भी जातियों में, तो उसकी शादी नहीं करनी, तो वो कदम गलत उठा रहे। मैं तो जो भी परिवार वाले जो भी कहूंगा कि इनको समझाइश करें, नवयुवक पीढ़ी को, उनके विचार भी जाने, इन पे कोई चीज थोपे नहीं, साहब आपको यही करना है, पहले उनका विचार जाने कि भाई ये क्या है, और उनको समझाइश करें। अपन उनको समझाइश कर देंगे तो वो बिल्कुल ही आत्महत्या नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे मैंने देखा कि छोटी छोटे लड़का लड़की कोई बात परिवार वाले कर दिया, कोई लिव इन रिलेशन पता लग गया तो आत्महत्या कर ली, कोई जैसे कोई बकरी बेची सासू बहू तो लड़ाई में आत्महत्या कर ली, बच्चों को किए। ये बहुत छोटे छोटे कारण है, कोई बड़े कारण नहीं परिवार के। तो इसी को सभी लोगों को आके इस तरह के जो डिप्रेशन में परिवार वाले बच्चे चल रहे, तो उनको समझाइश करनी पड़ेगी कि जीवन एक बार मिलता है और जीवन बहुत अमूल्य है। ये कोई आत्महत्या करने से कोई ये नहीं है कि भाई छोटी बात आत्महत्या करने से ये हो गया, तो ये समझाइश करने पड़ेगा। इसमें जो भी एनजीओ की तरफ से है, पहले भी हमने अभियान चलाए थे, और ज्यादा अभियान चला के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। एक व्यक्ति का किस्सा आपने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी बच गई, पर ऐसा आपके अब तक के कार्यकाल में कोई ऐसा केस आपके सामने आया जो आज आपके भी मन में मतलब एक नहीं, गहरा हमारे बिल्कुल मन में आया। एक लड़की, मैं घोड़ा मलानी साइड में था, एक लड़की ने कंट्रोल रूम को फोन किया, छोटी सी बात है कि मेरा पति मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं आत्महत्या करूंगी। हमारे पास नंबर आया, कंट्रोल रूम नंबर आया, हमने तुरंत इस लोकेशन लेके इसको बचाया, बच्ची को उसको समझाइश किया, ऐसी बात नहीं करते। एक दो कई उदाहरण आए, एक दो आए, जैसे मैं साहब ट्रेन के आगे कट रहा हूं, हमारी लोकेशन आई, हमारी टीम भेज के हमने कम से कम अभी तक 50-60 लोगों को ऐसे हमने जो सूचना मिली उनको हमने बचाया। जैसे कोई व्हाट्सएप पे डाल दिया लोकेशन की मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, तो हमारी साइबर टीम इसमें बिल्कुल एक्टिव रहती है, तुरंत लोकेशन लेके उसको बचाव करते हैं। अब तक मैं इसमें 7-8 महीने में हमने 50-60 लोगों को आत्महत्या से बचाया। फिर आप लोग उनकी काउंसलिंग भी करते एक तरीके से कि मतलब क्यों आप ये कदम उठा रहे हैं, जैसे आपने बताया? हाँ बिल्कुल, काउंसलिंग करते, समझाइश करते हैं, इनको इतनी समझाइश करते कि छोटी छोटी बातें, जीवन बहुत बड़ा है, छोटी छोटी बातों, जैसे अब ये छोटी बातें, मेरा पति मेरा बात नहीं कर रहा, मैं सुसाइड कर रही हूँ, बहुत छोटी बातें हैं, तो इनको समझाइश करते हैं, समझते भी है काफी लोग आपकी बात मानते भी हैं, निश्चित तौर पर ये होना भी है। और आप जिस तरीके से अगर लाइटर वे में बात करते तो एक पारिवारिक माहौल भी उन्हें वहां पर शायद अनुभव होता होगा। हमें अगर जो भी इस तरह का बात आती है, एक बार उनको समझाइश कर दे तो उसको अपन काफी हद तक आत्महत्या को रोका जा सकता है। बिल्कुल। एक सवाल और था सर कि जैसे आजकल के पिछले दिनों की कुछ घटनाओं को हम याद करें, जैसे माँ ने अपने बच्चों को टाके में फेंक दिया या पानी के किसी जगह फेंक दिया, बच्चे जो है उनकी मौत हो जाती है, माँ बच जाती है, तो उनको आप क्या कहेंगे, सामूहिक आत्महत्या या मर्डर? मतलब इसको एक तरफ माँ कर रही है, बच रही है, तो मैं तो इसको हत्या ही कहूंगा। ऐसे एक दो घटना भी हुई है, क्षण भंगुर में उन्होंने छोटी सी बात में पहले बच्चे को कर दिया, फिर बच गया। और उस माँ को भी मैंने देखा है अस्पताल में काफी आत्मगिलानी होते हुए, भाई मेरे से क्या काम हो गया, एक क्षण भंगुर में उसने ये हरकत कर दी, पर वो खुद भी काफी पछतावा करती, जैसे ऐसी घटना हुई वो भी खुद उसमें होते कि मैं भी दोबारा मेरे को अगर कोई छोड़ दे तो मैं भी आत्महत्या कर लूं, तो ये होती है। पर सभी लोगों को संयम रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। चलिए, ये हुई बात हमारी आत्महत्या को लेकर के। अगर हम साइबर क्राइम को लेकर के सर बात करें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो साइबर ठग जितने शातिर हो चुके हैं ना
कि वो बड़े बड़े लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं और लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि वो साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है डिजिटली। तो ये सब कैसे मुमकिन हो पा रहा है? क्या क्या हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं? हम पुलिस मुख्यालय द्वारा और अपने बाड़मेर पुलिस के द्वारा, जैसे अभी घर में जो बता रहे हो आप कर रहे हो, काफी हमने डिटेल दिया है। एक लोग जैसे किसी को फोन करता है कि साहब मैं एसपी बोल रहा हूँ, सीआईडी या सीबीआई का आदमी बोल के उसको हाउस अरेस्ट करते हैं, पर उस आदमी को ये जिसको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको खुद को ही पता होना चाहिए कि मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया, किस में करेंगे भाई। आपने एक पर्ची आधार मंगाया, आपके आधार से वहां गया, सब अफीम मिल गई, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे जो नंबर उस पर पहले वेरीफाई करना चाहिए। इस तरह किसी में नहीं, और खुद को ये पता है, मेरे को पता कि मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, तो अरेस्ट क्यों हो, इसकी बातों में क्यों आ रहा है भाई? बात में आने की कहाँ जरूरत है? कोई भी पहले वेरीफाई करे, लोकल बताएं। जैसे यहाँ घटना, एक दो घटना भी हुई है भाई, मैं सीबीआई का बोल रहा हूँ, आपने बॉम्बे में कोई पार्सल भेजा और आपके पार्सल में अफीम मिली, जब अपने भेजा ही नहीं पार्सल, अपने को पता ही आया है, तो कैसे होगा? नए नए जो भी आता है, जैसे आपका बिजली का बिल हो गया, साहब बिजली भरो, लिंक आ गया, पहले सभी को जो जहां का भी जो जनता है पुलिस कंट्रोल रूम से संबंधित से वेरीफाई करना चाहिए। जब तक किसी बातों में आपको फोन करेगा, कोई भी बात करेगा, साइबर जो नए नए तरीके से आ रहे हैं। एक तरीका तो जैसे अरेस्ट आ गया, पुलिस ऑफिसर बन के आपको जैसे कर देगा, या आपको बच्चा जैसे स्कूल गया है तो आपके बच्चे को पकड़ लिया है, वो लड़की के साथ पकड़ लिया है, ये करो, इतने पैसे दो और ये करेंगे। पहले वेरीफाई करना चाहिए इनमें ठगों के। जो मैं तो ये कह रहा हूँ, जो अनजान नंबर है, पहले आपको तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अनजान नंबर को आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है भाई। अनजान नंबर जो अपने जो कोई परिचित है बता देगा, आपके जो आपके नंबर फीड है उसमें करो। ज्यादा अनजान नंबर भी नहीं उठाने चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए उसको। 2 बार आ रहा है, जैसे कोई भी जानकार होगा तो 4-5 बार फोन करेगा। अनजान नंबर को जहां तक हो तो नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि एक कॉल आया, आपने कुछ किया भी नहीं, 1-2 नंबर जैसे बताते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटेड वॉइस है, आपने बोला कि भाई 1 दबा दीजिए, 2 दबा, जैसे आपने बताया वैसे आपका अकाउंट खाली। तो मैं तो मेरा बाड़मेर की जनता से सभी से ये अपील रहेगी, जिस अपने जो अकाउंट खाता है उसको उस नंबर से जो मोबाइल रखते हो आप जुड़ाए नहीं, क्या जरूरत है? आपका दूसरा नंबर रखे, क्योंकि आपके कोई भी पैसे उसे उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई, जो मैं सोम भी होता हूँ तो उसको मैं जुड़ाता नहीं, जैसे पैसे हैं दूसरा मोबाइल नंबर से जुड़वा दो जो कोई यूज ही नहीं हो रहा। और कोई भी चीजें आए जब तक, क्योंकि आजकल ये नए नए मोबाइल टेक्निकल आगे, आपसे क्या दब जाता किसी को पता ही नहीं है, क्या ऐप आ रहा है, क्या दब गया, क्या आपने यस कर दिया। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल छोटा मोबाइल टाइप रखें और अपने जहां पैसे उसको उस मोबाइल नंबर से नहीं जोड़े। बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम चीजें हैं जिनको हम अपनाकर अपने आप को, अपनों को हर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे वो हमारे जीवन की बात हो या फिर हमारी गाड़ी कमाई की बात हो। जिसे सबसे ज्यादा अगर हम जरूरी बात करें पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के, कई चुनौतियां आपके सामने आती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब मुश्किल दौर आता है तो पुलिस हमेशा खड़ी होती है। तो ऐसे में क्या क्या चुनौतियां आप लोग सामने करते हैं? मतलब पुलिस का एक तो जो मेन व सेवा कटिबद्धता, ये बात सही है कि जैसे कोई छुट्टियों का रहता है, वो रहती काफी चुनौती हर जैसे आती है, कोई घटना पुलिस का, जैसे कोई बात दूसरे डिपार्टमेंट से भी आता है वो भी पुलिस पे आ जाती है। जैसे भाई कोई हॉस्पिटल में घटना होगी और कहीं घटना होगी, पुलिस से आ जाती है। पुलिस का मेन जो काम है लोगों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करना। ज्यादा से ज्यादा एक पुलिस की वर्दी में मैं ताकत मानता हूँ कि आदमी काम करता, थकान महसूस नहीं करता, काफी काम करता, ये बात सही है। 1-2% जो भी पुलिस में ऐसे होंगे जो नहीं कर रहे, नहीं, यहाँ के राजस्थान की पुलिस एक अच्छा कार्य करती है। और अपने देश के देखो तो यहाँ की कानून व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, कई बार हमने देखा है त्योहार जो होते हैं आप लोगों के, चाहे हम होली की बात करें तो पुलिस अगले दिन होली मनाती है, लोग पहले दिन मनाते हैं, दिवाली पर भी आप लोग ड्यूटी देते हैं। हाँ, ये बात सही है, जो कि हम भी जैसे आते हैं परिवार रहते, जैसे लोगों की जैसे रात को गश्त कर रहा है, छुट्टी होगी तो उसके टाइम से कोई काम नहीं मिलता और त्योहारों पे पहले ही लग जाते हैं। जैसे अभी होली गई, अभी नवरात्र आ जाएगा, पहले कहाँ तैयारी करनी है। तो पुलिस की एक सेवा त्याग की तो है, बिल्कुल ये सही बात है कि जैसे जैसे अब बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं और वो की जा रही है, पर पुलिस, राजस्थान की पुलिस डीजी साहब के नेतृत्व में एक अच्छा कार्य कर रही है। नरेंद्र साहब अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं, कैसे अपनी जीवन को बैलेंस रखते हैं? बैलेंस का पहले तब बिल्कुल ये टाइम था कि जैसे कभी कहो जैसे घूमने का टाइम नहीं मिलता तो मैं जैसे भी मेरा गश्त होता तो उसमें पैदल घूम लेता हूँ। रात्रि को निकला मेरा कोई, या पैदल गश्त कर लेता हूँ, मेरे को पता दिन में नहीं घूमा तो मैं 3-4 किलोमीटर अपने गश्त भी हो जाती है और मेरी वो भी एक जो वॉकिंग होती है वो भी पूरी कर लेता हूँ। क्या बात है, यानी कि ड्यूटी के साथ खुद का ख्याल भी रखते हैं। मैं तो बिल्कुल एक साधारण परिवार से हूँ,
बिल्कुल, मेरा गांव तो शाजापुर है, जहाँ से राजस्थान प्रवेश होता है, दिल्ली राजस्थान बोर्ड प्रवेश द्वार बोलते हैं, वहां से हुई। वहीं से मेरी शिक्षा गांव स्कूल शिक्षा मेरी वहां से हुई, गांव से हुई। उसके बाद में जयपुर से हुई, और पढ़ते पढ़ते ही मैं सर्विस में आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, पिताजी के पिताजी पुलिस में रहे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी बाड़मेर जिले से भर्ती हुए। तो बाड़मेर को मेरे पिताजी मेरे को सुनाते थे कि पहले बाड़मेर क्या था, तो मेरे को बाड़मेर मेरा सुना हुआ जब मेरे पिताजी यहाँ से भर्ती हुए हुए। क्या बात है सर। तो मतलब ये जो पुलिस एसपी बनने का सपना कह लीजिए या सफर कह लीजिए, सपना देखा था या फिर बस? नहीं, पढ़ते पढ़ते हमारे साथ के वही था कि एक नौकरी में, अच्छी नौकरी में जाए। पढ़ते हम पढ़ते पढ़ते नौकरी में आ गए। जितने भी हमारे साथी थे सभी अच्छी सर्विस में गए। और ये था कि मैं बिल्कुल साधारण परिवार से था, पढ़ते ही मैं सर्विस में आ गया। सर्विस में आते आते मैं तैयारी की भाई अपने को अफसर लाइन में जाना। तो बिल्कुल आज बड़े अफसर आप बने भी हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जो भी नवयुवक है, बिल्कुल यहाँ की बाड़मेर का आप देख रहे हो कि हर साल 4 या 5 लड़के प्रशासनिक सेवा में आते हैं। और अपने राजस्थान प्रशासनिक में बाड़मेर में नवयुवक काफी अग्रणी आते हैं और काफी मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ कोचिंग वाले बाड़मेर में हर साल देखो, मतलब अच्छी सर्विस में आने का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। यहाँ भारतीय पुलिस में भी है, IAS में भी है, और इस साल भी 4-5 लगे। और मैं तो नवयुवक को यही कहूंगा कि जीवन में एक टाइम समय होता, अपना लक्ष्य निर्धारित करके लक्ष्य प्राप्त करने के तरफ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। नहीं, मैं बहुत बढ़िया देखता हूँ मीडिया का नजर। जो भी कोई घटना होती है हमें नहीं पता लगता, जो भी मैं बाहर भी होता तो मेरे को तुरंत पता लग जाती है। इसमें पुलिस को नहीं पता लगता, आप लोगों के बिल्कुल होता। बहुत बढ़िया, तुरंत घटना की सूचना दे दी और अपराध रोकने में बड़ी कारगर सिद्ध होती है। साहब ये घटना होगी, कई बार मेरे को नहीं पता होता, पर मीडिया के थ्रू मेरे को मिलकर तुरंत एक्शन करके उस पर कार्रवाई होती है। मीडिया का जिक्र किया सर आपने, सोशल मीडिया के लिए क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे अपने जो यहाँ की जो तीक है बिल्कुल अच्छी चीज है, पर इसमें जो आजकल जो नवयुवक पीढ़ी है इसको मतलब अच्छाई में काम लेना चाहिए, बुराई में नहीं। इस तरह एक दूसरे की बुराई में डालेंगे या क्या रील बना के डालेंगे। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया का बहुत है, जितनी अच्छाई है उतनी करे। उस पे सोशल मीडिया पे कोई भी जैसे कोई गलत आ गई, इसमें कमेंट कर दिया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल जो सही बातें वही रखें और किसी के बहकावे में नहीं आए। बिल्कुल सर, अब सोशल मीडिया का जिक्र आया तो अगर हम बात करें आपके नेतृत्व में, कह लीजिए कि यहाँ पर पुलिस ने जिस तरीके से बेहतर काम किया पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बाड़मेर पूरे देश में सबसे ज्यादा हॉट सीट थी, चुनौती भी यहीं को लेकर थी। इलेक्शन के रिजल्ट के दिन की बात कर ले या इलेक्शन जिस दिन हो रहे थे उस दिन की बात कर ले, सबके मन में एक धक धक सी थी कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से रिजल्ट जब आएंगे। पर सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस रहा, सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। बिल्कुल, सोशल मीडिया में इतना ज्यादा हो गया था कि बाहर से भी, मैं तो कह रहा हूँ विदेश से भी फोन आने के बाद बाड़मेर में क्या है, हाँ एग्जैक्टली, वहां तक भी आने लगे। बिल्कुल, यहाँ के सभी गणमान्य नागरिकों ने बहुत अच्छा दिया। सबने बड़ी राजनेताओं थे, सबने शांति की अपील की। बिल्कुल भाई, जो हो गया, एक टाइम चुनाव था, कोई चुनाव में ये पता कि 2 आदमी खड़े होंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया। और जिस तरह के जो इस टाइम न्यूसेंस टाइप के आदमी है उनके खिलाफ हम चिन्हित करके कठोर कार्रवाई की गई। अभी भी जैसे आते हैं, जो भी कोई सोशल मीडिया में इस तरह का करता है वो कहता है कि भाई मेरे को पता नहीं लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, पुलिस पता लगा लेती है। और उनके खिलाफ हमेशा जो भी सोशल मीडिया में इस तरह करता है उनके खिलाफ अभी भी कार्रवाई की जा रही है। आप में से कोई और सवाल? चलिए, तो सर आखिरी सवाल नहीं कहूंगी, आपकी ओर से आखिरी संदेश जानना चाहूंगी, क्योंकि चुनौतियां आपने भी कई सामना किया है और कई संघर्ष आपने भी झेले, उसके बाद आज आप इस मुकाम पर हैं। अपने मुश्किल दौर में कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ सुनते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो संदेश जो आपने अपनी जिंदगी से सीखा है जहां आज आप अपने आप को पाते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा जैसे भी मुसीबतें आते हैं उसका बिल्कुल इसका जब भी मुसीबत आती है तो उसका थोड़ा संयम से इसका मुकाबला करना चाहिए। हमारी नौकरी में भी कई बार हम बड़े टेंशन में आ जाए, क्या होगा और अब क्या होगा, तो बड़ा संयम तरीके से बिल्कुल अपने आप को नियंत्रण रखना चाहिए और उसमें आगे बढ़ते जाना चाहिए और कार्रवाई करते। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस का मेन काम लोगों के जीवन में संपत्ति क्या है, आपका पुलिस क्या कार्य कर रही है, आपका जनता आपका मूल्यांकन कर रही है। आप नहीं कहोगे सामने तो बाद में जाने में बात कर दी कि क्या काम कर रही है। तो लोगों की जहां तक वो जीवन में संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, जो अपराधी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एक संदेश बाड़मेर के तमाम वासियों के लिए, सभी लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो आज आपको सुन रहा है। मेरा बाड़मेर के सभी लोगों से ये है कि जो भी कोई, जैसे पहले एक तो भाईचारा बिल्कुल बनाए रखे, कोई भी छोटी सी बात हो पुलिस से उससे जानकारी करे, और जो भी कोई अपराधी है
यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि उसके बारे में सोचना दे, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो। कि ये मैं यहाँ एक चीज महसूस करता हूँ कि अपराध करके पैसे वाले होकर फिर समाज में घुल मिल जाता है। ऐसे लोगों से दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि वो अपराध से कारित करके पैसे कमाया हुआ है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने बिजी स्केड्यूल में से कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।